अफसोस। बहू, मैंने सुना तुमने अपने भाई को नया फोन भेजा है। अभी ना तो रक्षाबंधन है और ना ही कोई त्योहार, फिर नया फोन भेजने की क्या जरूरत थी? अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और मायके वाले तो ऐसे भी बेटियों से कुछ लेते नहीं हैं, पर तुम हो कि पैसों को पानी की तरह उन पर बहाए जाती हो। यहीं अगर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ खर्चा करने को कहूँ तो तुम्हें नानी याद आ जाती है। कामिनी जी अपनी बहू सिम्मी से कहती है। सिम्मी बोली, मम्मी जी, आपको कैसे पता चला कि मैं विकास को फोन भेज रही हूँ? और पता चल भी गया तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या रक्षाबंधन या कोई त्योहार आएगा तभी मैं उसे उपहार भेज सकती हूँ? आप जानती हैं पापा रिटायर हो चुके हैं और अक्सर बच्चों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके पास फ़ोन है पर वो पुराना है, उसमें उसे दिक्कत हो जाती है। अब मम्मी और पापा मुझसे तो कहेंगे नहीं, छोटा भाई है, उसका तो मुझ पर पूरा अधिकार बनता है, इसलिए मैंने उसके लिए फ़ोन भेज दिया। कामिनी जी बोली, वही तो मैं वही कह रही हूँ। फ़ोन भेजने से पहले तुमने एक बार भी अमन को पूछने की ज़रूरत नहीं समझी? हद होती है फिजूल खर्ची की। कमाती हो इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी सारी कमाई अपने मायके वालों पर लुटा दो। सिमी बोली, मम्मी जी, अगर यही फ़ोन में दीदी या उनके बच्चों को देती तो आप मुझसे बहुत ज़्यादा खुश होती ना। एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, ये फ़ोन मैंने अपने पैसों से भेजा है, आपके बेटे के पैसों से नहीं। और अगर मैं अपनी कुछ कमाई मायके वालों पर खर्च कर दूं तो दिक्कत क्या है? इतना कहकर सिम्मी अपने कमरे में चली गई। कुछ घंटे बाद सिमी रसोई में काम कर ही रही थी। अमन दफ्तर से लौटकर आए, हाथ पैर धोकर माँ के कमरे में रोजाना की तरह थोड़ी देर बैठने गए। वहाँ कामिनी जी ने बहुत कुछ कहा, पर अमन ने पलटकर कुछ जवाब नहीं दिया और कमरे में आकर सिम्मी से बोले, अगर तुम्हें फोन देना ही था तो तुम माँ को पता नहीं लगने देती। बस यही दिक्कत है। सिम्मी बोली, क्यों? आप या मम्मी जी अपने रिश्तेदार को देने से पहले मुझसे पूछ कर देते हैं क्या? फिर मैं क्यों? अपने भाई को कुछ भी मैं अपनी कमाई से दे रही हूँ, कोई चुरा कर नहीं दे रही हूँ। अमन कुछ कहता उससे पहले सिम्मी बोली, मैं गलत नहीं हूँ। तब भी आप अपने परिवार वालों का साथ दे रहे हैं और मुझे बातों को छुपाने की सलाह दे रहे हैं। आखिर कब तक ये समझौता करती रहूं? मैं अपने बहू होने का हर फर्ज निभा रही हूँ, फिर भी सही होने पर भी मुझे ही गलत ठहराया जाता है। आखिर ये कब तक चलेगा? अमन बोला, तुम समझती ही नहीं हो, परिवार में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता ही है। मानता हूँ तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है, पर मैं परिवार के विरोध में जाना नहीं चाहता। मेरी माँ और बहन का स्वभाव तुम जानती हो। ज़रूर सुषमा ने माँ के कान भरे होंगे, जब भी आती है कुछ न कुछ झमेला मेरे लिए खड़ा कर ही देती है। पापा इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते और माँ है कि मेरा जीना हराम कर देती है। सिम्मी बोली, मुझे बहुत हैरानी हो रही आपकी सोच पर। मैंने क्या, मेरे माँ बाप ने भी नहीं सोचा होगा कि वो ऐसे लड़के के साथ मुझे बांध रहे हैं जो अपनी सही पत्नी के साथ भी खड़ा नहीं हो पाएगा। सोचिएगा, कल को हमारे बच्चे होंगे तो उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इतना कहकर सिम्मी सबका खाना लगाने लगी। अगली सुबह सिमी हर रोज़ की तरह जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी ताकि पर जा सके। उसने जल्दी से सास और नंद के लिए चाय नाश्ता रखा तो कामिनी जी बोली, बहू, इस चाय में एक चुटकी जहर भी दे दो। अपमान सहने के बाद कोई तुम्हारे हाथ की चाय कैसे पिएगा? अमन भी वहीं बैठे थे। वे बोले, माँ जी, कल की बात को कल खत्म हो गई थी, फिर आज सुबह यह सब क्यों? कामिनी जी बोली, तो दीवारों के भी कान होते हैं बेटा। बहू ने तुमसे जो कुछ भी कहा मुझे मालूम है। मैं तो बहुत सी बातें हैं जो बर्दाश्त कर जाती हूँ ताकि परिवार एक साथ रहे,
पर मेरी बहू को अपने मायके पर खर्च करने से फुर्सत मिले तब तो परिवार के बारे में सोचे। सिम्मी ने देखा दूर बैठी सुषमा मुस्कुरा रही है। उसने चाय पकड़ाते हुए कहा, मम्मी जी, आपके कान कौन भरता है मुझे भी मालूम है, पर मुझे इन बातों के लिए फुर्सत नहीं है। इस घर के लिए सिर्फ आप नहीं बल्कि मैं भी सोचती हूँ, पर इतना मैं जानती हूँ कि मेरे पैसों पर मेरे भाई का भी अधिकार है। आप लोगों का खाना बना कर रख दी हूँ, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो काम पर चली गई। कामिनी जी बोली, देखा अपनी पत्नी के तेवर, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने इसका मन इतना बड़ा कर रखा है, तभी ये इतना बोल गई। अभी भी समय है, संभाल लो। कल को बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें भी ये तुम्हारे खिलाफ कर देगी। सुषमा बोली, सच में भैया, मैं तो अब पराई हो गई हूँ, फिर भी इस घर की चिंता में बैठी हूँ। आपके बारे में, माँ के बारे में इतना सोचती हूँ, फिर मैं भी ही भाभी के निशाने पर रहती हूँ। भाभी तो कभी अपने परिवार के बारे में सोचती ही नहीं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो मायके पर लगा रहता है। अमन बोला, सुषमा, कम से कम आग में घी डालने का काम मत करो। और तुम जो कह रही हो ना कि वो अपने मायके वालों के बारे में सोचती है, अरे वो तो कम से कम सोचती है, पर करती तो ससुराल वालों के लिए है। और तुम क्या करती हो? साल के 6 महीने तो मायके में ही बैठी रहती हो। माँ, वो अपने पैसों का क्या करती है इसका हिसाब मैं उससे नहीं लूँगा। मैं इतना जानता हूँ कि वो कोई फिजूल खर्ची नहीं करेगी। कामिनी जी बोली, सब कुछ तो ठीक है, पर अपनी शादीशुदा बहन से कोई इस तरह से कैसे बात करता है? यह भी ज़रूर तुम्हारी पत्नी ने ही तुम्हें सिखाया है। ना जाने मेरे घर की शांति को क्या हो गया है। अमन गुस्से में बोला, आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो अपने पैसे खर्च कर रही है, उस पर भी मैं रोक लगा दूं? कामिनी जी गुस्से में बोली, ऐसा करो, कुछ महीने के लिए उसे मायके भेज दो। जब माँ बाप के घर में बैठी रहेगी, तब उसके माँ बाप को पता चलेगा कि बेटी को कैसी शिक्षा दी है, और बहू को भी पता चलेगा कि ससुराल का सुख क्या होता है। अरे, बहू के पैसों पर उसके माँ बाप का अधिकार नहीं, बल्कि ससुराल का अधिकार होता है। अमन गुस्से में बोला, ठीक है, आज रात इसका भी फैसला कर ही दूंगा। अब मैं जाऊं? आज के दिन ऑफिस के लिए बहुत अच्छी शुरुआत की आप दोनों ने। इतना कहकर वो चला गया। जब भी सुषमा मायके आती थी, घर का माहौल कुछ ऐसे ही डगमगा जाता था। सिम्मी के माता पिता कभी भी उससे कोई मदद नहीं लेते थे, परंतु पिता के रिटायरमेंट के बाद सिम्मी अपना फर्ज निभाते हुए अपने भाई की छोटी मोटी मदद किया करती थी, जो कि कामिनी जी को पसंद नहीं आती थी। रात में जब सब खाना खा रहे थे, तो सुषमा तंज करते हुए सिम्मी को बोली, भाभी, आपके मायके वाले ही आपके लिए सब कुछ हैं, क्या हम कुछ भी नहीं हैं? क्योंकि दिन रात आप उन्हीं की चिंता में डूबी रहती हैं और उन्हीं पर खर्च करती हैं। अमन बोला, खाने के टेबल पर भी तुम लोग शुरू हो गए। सिम्मी मुस्कुराकर बोली, अरे नंद भाभी के बीच मस्ती मजाक हो रहा है, और दीदी, मेरी कमाई पर मेरा ही अधिकार है। ये मैं कैसे खर्च करूं, ये मेरा निर्णय होगा। जहां तक हक की बात है, जितना हक आपका आपके भैया के पैसे पर है, उतना ही हक मेरे भाई का मेरे पैसे पर है। और जहां तक उपहारों की बात है, उपहार किसे ज़्यादा मिलते हैं, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। ये बात कामिनी जी को चुभ गई। उन्होंने कहा, बहू, तुम्हारी नंद ने ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? आखिर वो गलत क्या कह रही है? तुमने अपनी नंद को तो कभी कोई फ़ोन खरीद कर नहीं दिया। पहले लड़कियों के मायके से उपहार आते थे, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अमन बोला, कम से कम खाने की टेबल पर तो शांति बनाए रखें। और माँ, आपको क्या कमी है? आपका बेटा भी तो कमाता है, इसकी कमाई ये कैसे खर्च कर रही है, करने दीजिए।
और वैसे भी ये अपने छोटे भाई के प्रति बस अपना फर्ज निभा रही है, तो क्या गलत कर रही है? सुषमा तुरंत बोली, भैया आपके कहने का क्या मतलब है? भाभी को अपनी सारी कमाई मायके वालों पर खर्च कर देनी चाहिए। अमन बोला, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी कमाओ और अपने पैसे मायके पर खर्च करो। सुषमा चुप हो गई। अगले दिन रविवार था। अमन सिम्मी से बोला, सिम्मी मैं सोच रहा हूँ तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो और मायका चली जाओ। सिम्मी बोली, मैं समझी नहीं, आप मुझे एकाएक मायके भेजने की बात करने जा रहे हो। आपकी खुशी के लिए हर बार मैं समझौता करती गई कि कभी ना कभी तो आप मुझे भी समझोगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं चली जाऊं तो मैं भी अब जाना चाहती हूँ और आपको मुझे छोड़ने भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना काबिल तो बनाया है कि मैं अकेले मायके चली जाऊंगी। इतना कहकर सिम्मी अपने कमरे में चली गई। सिम्मी फटाफट अपनी पैकिंग में लग गई। अमन बोला, नाश्ता तो कर लो। सिम्मी बोली, सबके लिए बना दी हूँ और आज मेरा व्रत है। अब ये व्रत अपने मायके जाकर ही तोड़ूंगी। तभी कामिनी जी आई और बोली, बहू अभी क्यों जा रही हो? शाम में चली जाना, अभी तो पूरा घर बिखरा हुआ है। सिम्मी मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी, एक हफ्ते की मेरी छुट्टी है। अब घर और रसोई आप सब मिलकर संभाल लीजिए। इतना कहकर वो तैयार होने चली गई। वहीं खड़ी सुषमा बोली, माँ अब तो आप दोपहर के लिए खाने की तैयारी कर लो। मैं थोड़ी देर आराम करके आती हूँ। ये कह रहे थे दोपहर तक लेने आएंगे, तो मैं दोपहर में निकल जाऊंगी। बस मेरी जो खरीदारी नहीं हुई है वो सारा सामान आप खरीद कर रखिएगा। अगली बार आकर मैं ले जाऊंगी। इतना कहकर सुषमा वहाँ से निकल गई। अमन बोला, देख लिया माँ, अपनी लाडली बेटी को मिनट नहीं लगा कि अपने लिए सोचने लगी। सिम्मी नौकरी करने के बाद भी घर संभालती है, पर आप और आपकी बेटी नौकरों के साथ भी इस घर को नहीं संभाल पाती हैं। ऊपर से आपको बहू से शिकायत रहती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपने मेरी शादी करवाई ही क्यों। तभी अमन के पिता संजीत जी आए और बोले, कामिनी में सोचता था घर परिवार तुम अच्छे से संभाल रही हो, पर नहीं, घर की लक्ष्मी को तुमने नाराज कर दिया और जिसने कभी तुम्हारे लिए नहीं सोचा तुम उसके लिए सोचती रही। सोचो, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी तकलीफ नहीं दिख रही और तुम हो कि बहू पर लांछन लगा रही हो। आखिर उसने किया ही क्या? उसकी कमाई पर उसके माता पिता का अधिकार है, तुमसे पहले है। कामिनी जी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? संजीत जी बोले, क्यों, बहू को पढ़ा लिखा कर क्या तुमने लायक बनाया? उसके लिए माँ बाप ने बनाया है। अगर ऐसा है तो कहो, अपने बेटे से अपनी कमाई अपने ससुराल भेज दे। बहू के पैसे अपने पास रखना चाहती हो और बेटे की कमाई ससुराल नहीं भेजना चाहती। तुम तो बड़ी स्वार्थी निकली। अमन पिता से बोला, पापा सोचिए, इन सभी चक्करों में मेरा पारिवारिक जीवन नर्क हो रहा है। संजीत जी बोले, इन सब में कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो। जब सही और गलत का फैसला लेने में मर्द कमज़ोर होता है तो औरतों के पास सत्ता चली जाती है। अपनी पत्नी के लिए तुम नहीं बोलोगे तो कोई और बोलेगा क्या? अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ और बहू को समझाओ और तुम कामिनी बेटी का सामान बांधो और उसे विदा करो और कहना त्योहारों पर आया करे। इतना कहकर वो चले गए। अमन जाकर सिमी को मनाने लगा। सिमी बोली, सब कुछ होने के बाद
आप इसी तरह बात करते हैं। पापा जी ने अगर आपसे नहीं कहा होता तो आप मुझे मनाने भी नहीं आते, बल्कि मुझे मायके जाने देते। आखिर मेरे पैसों पर मेरे माँ बाप का अधिकार क्यों नहीं है? अगर मैं कुछ पैसे मायके के लिए खर्च कर देती हूँ तो गलत क्या करती हूँ? अमन ने हाथ पैर जोड़कर सिम्मी को मना लिया। दोपहर में सुषमा जाने लगी तो कामिनी जी बोली, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज मेरा सर सबके सामने झुक गया सिर्फ तुम्हारे व्यवहार की वजह से। उम्मीद करती हूँ तुम अपना ये व्यवहार अपने ससुराल में नहीं रखोगी, वरना ना तो मायके की रहोगी ना ससुराल की। अब अगली बार त्योहार पर ही आना, इतना कहकर उन्होंने सुषमा को विदा किया। कामिनी जी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो सिम्मी के पास जाकर अपने व्यवहार के लिए अफसोस जताई और बोली, बहू सही कहा था तुमने। जितना फर्ज है तुम्हारा ससुराल के प्रति, उससे ज़्यादा मायके के प्रति है, क्योंकि आज जो तुम हो अपने माँ बाप के बदौलत हो। सिमी ने अमन की तरफ देखा। अमन बोला, गिले शिकवे को ख़त्म करो। माँ एक नई शुरुआत करना चाहती है तो तुम भी अपना बड़प्पन दिखाओ। सिम्मी ने हाथ जोड़कर कामिनी जी से कहा, मम्मी जी, अगर मेरी किसी बात से आपको कभी तकलीफ हुई है तो मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इतना कहकर वो कामिनी जी के गले लग गई। अंत भला तो सब भला। अब सिम्मी बेझिझक अपने माता पिता की मदद करती थी और उसे कभी कोई रोकता टोकता नहीं था। आखिर उसके पैसे पर माता पिता का भी अधिकार बनता